हेलो बच्चों, मैं हूं देव अवस्थी और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 10 कक्षा 10वीं का विज्ञान की। अगर हम बात करें तो अध्याय है आपका 10 और अध्याय का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। जो हमारी पिछली वीडियो है उसमें मैंने प्रकाश का परावर्तन पूरा कंप्लीट कराया है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन की। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? अभी तक आपने पढ़ा था कि जो प्रकाश की किरण है वो किसी चिकनी सतह से, चिकने पृष्ठ से टकरा रही थी, टकरा के इधर ही लौट जा रही थी। अब आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे ऐसे माध्यम की जो आपका ट्रांसपेरेंट है, यानी कि जिससे आर पार का देखा जा सके। ऐसे माध्यम से जब प्रकाश की किरण जाएगी तो वो अपने पास से विचलित हो जाती है। मान लो कोई रे ऑफ लाइट है, ठीक है, प्रकाश की किरण है, अब वो इधर आपका नीचे भरा है पानी, हमने मान लिया ये हमारा पानी भरा है। तो जब वो इसके अंदर प्रवेश करेगी तो वो आपकी इस पानी से या तो दूर जा सकती है या फिर इसके पास आ सकती है, ठीक है। उस पे क्या निर्भर करेगा कि उसके ऊपर वाला माध्यम कैसा है। सबसे पहले बेसिक की बात करें तो पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन आपकी हेडिंग है। और क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन? तो यहाँ पे ये क्या होगा कि जब प्रकाश, अगर मान लिया ऊपर आपकी हवा है, ठीक है, हवा है, नीचे है आपका पानी, तो ये प्रकाश की किरण क्या करेगी, इसको कुछ इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन ये इस तरह से ना, ये अभिलंब होता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो ये 90 डिग्री 90 अंश का कोण बनाता है, ये वाला, ये आपका अभिलंब होता है। इधर से भी 90 बन रहा होगा, इधर से भी। तो अभिलंब के ये पास होके जाती है कौन सी वाली किरण? जो आपकी होगी ये इधर आपकी आपतित किरण है, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण। और जो ये वाली किरण होगी ये आपकी होगी अपवर्तित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण। पहले थी परावर्तित किरण, अब ये होगी अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ठीक है। समझ गए आप लोग कि एक माध्यम है, ऊपर वाला माध्यम आपका एक है, माध्यम क्या है, हवा है, ये हमारा आपतन कोण है और ये आपका अपवर्तन कोण है, ठीक है। इसे आर से प्रस्तुत करते हैं। आर का मतलब होता है रिफ्रैक्शन। इस टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है, तब वह अपने पथ या मार्ग कह सकते हैं, मार्ग से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे क्या समझते हैं कि अगर कोई बिंब है, यानी कि वस्तु रखी है, तो वस्तु से प्रकाश आ रहा है, उन्हें लगता है हर वो वस्तु जिससे प्रकाश आ रहा है वो प्रकाश वाली होगी। ऐसा नहीं है। जैसे मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं, इसका मतलब ये जो मेरे सामने व्यक्ति खड़ा है उसे मैं दिखाई दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं मैं प्रकाश निकाल रहा हूं। प्रकाश आ रहा है, मुझसे टकरा रहा है, वो उसकी आंखों में जा रहा है, ये मैं एक वस्तु हूं, इमेज उसकी आंखों में बन रही है। तो वैसे यहाँ पे चक्कर है। यहाँ पे जो प्रकाश की किरण आ रही है ये किसी वस्तु से आ रही है, यहाँ जा रही है, तो ये थोड़ा सा दूर हटती जाती है, कभी पास आ जाएगी, कभी दूर आ जाएगी। दो बातें होती हैं, कभी ये दूर जाएगी, ऊपर हमारा ये कैसा। तो माध्यम की बात कर लेते हैं। ये आपका प्रकाश का अपवर्तन हो गया। अब मैं अगर बात करूं माध्यम की, कि माध्यम कितने प्रकार का होता है, तो जिन माध्यम की हम बात करेंगे, माध्यम आपके दो प्रकार के पढ़ेंगे हम लोग। मैं फोकस चेक करता हूं, नहीं तो ऐसा होता है फोकस कहीं और होता है, मैं कहीं और पढ़ा रहा होता हूं। तो माध्यम जो है आपके दो प्रकार के हैं। एक आपका सघन माध्यम। सघन का मतलब है जिसमें जो माध्यम होगा उसके जो अणु हैं या जो परमाणु हैं वो पास पास होंगे। उदाहरण की अगर हम बात करें सघन में, तो क्या हो जाएगा आपका, कांच हो जाएगी, कांच के साथ में जल हो जाएगा।
अगर वही हम इसकी तुलना करें विरल माध्यम से, तो विरल माध्यम ऐसा माध्यम जिसमें जो अणु या पार्टिकल हैं, जो कण हैं, वो दूर दूर होते हैं। इसमें कैसे होते हैं? पास पास। आपने ठोस, द्रव और गैस पढ़ा होगा। गैस के बहुत दूर होते हैं, द्रव के पास होते हैं, और जो ठोस होता है उसके और भी ज्यादा पास होते हैं। तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? हवा की या फिर वायु की। ठीक है, वायु या फिर हवा। वायु में क्या होता है? अब यहाँ पे जो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे क्या है? वायु है। तो वायु के पार्टिकल्स जो होते हैं, वायु में बहुत सारी गैसें होती हैं, तो वो आपके कैसे होते हैं? वो आप विरल माध्यम कहा जाएगा, वो दूर दूर होगा। अब जो भी माध्यम है, हर उस माध्यम का अपना एक अपवर्तनांक होता है। अभी हम लोग बात करेंगे अपवर्तनांक की भी, लेकिन उससे पहले यहाँ पे अगर हम कांच के अपवर्तनांक की बात करें, तो अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सिंबल दिख रहा है म्यू, आपको यू बनाना है, आगे मुझे लगा देनी है, म्यू बन गया। ठीक है, म्यू मां आधा यू म्यू, तो ये म्यू है। म्यू जी ग्लास का, अब ग्लास का होता है 3/2, यानी कि 1.5 डेढ़ होता है। जल की बात करें तो जल का अपवर्तनांक म्यू डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका होता है 1.33 1.33। हवा या वायु की बात करें, म्यू ए मतलब यार हवा का होता है 1। तो ये कुछ माध्यम थे जिनके अपवर्तनांक थे। अब इसके बाद में मैं पहले ये भी बता देता हूं आपको अपवर्तनांक क्या होता है। चलिए, तो अपवर्तनांक क्या है? अब कोई प्रकाश की किरण है, वो निर्वात में जा रही है। निर्वात में प्रकाश की चाल मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। इसे सी से प्रस्तुत करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या है? प्रकाश की निर्वात में चाल। तो जो अपवर्तनांक है वो दोनों का अनुपात है। जैसे पानी है, तो पानी में प्रकाश की स्पीड कितनी है, गति कितनी है, या चाल कितनी है, और इसके साथ साथ जो वैक्यूम है, यानी कि जो आपका स्पेस है, अंतरिक्ष है, यानी कि आपका निर्वात है, उसमें चाल कितनी है, दोनों के अनुपात को हम बोलते हैं अपवर्तनांक। तो कैसे प्रस्तुत करेंगे? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में, कोई भी माध्यम हो, अगर कांच की बात कर रहे हैं तो कांच ले लेंगे, और अगर हम बात कर रहे हैं पानी की, तो वहां पे हम पानी यानी कि आपका जल ले लेंगे। ठीक है, तो दोनों की बात करेंगे। अब यहाँ पे इसको परिभाषित कैसे करेंगे? तो मैं पहले इसको थोड़ा सा रफ कर दूं, जिससे हम अच्छे से परिभाषित कर सके। तो निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, चाल के अनुपात को क्या कहेंगे? तो चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। और यहाँ पे अपवर्तनांक देख रहे हो, ये म्यू बना है, तो इससे ही प्रस्तुत करेंगे। ये भी रफ कर देते हैं, और इसके बाद में लिखेंगे हम लोग क्या? अपवर्तनांक। ये आपने नोट कर लिया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, दोनों के अनुपात को माध्यम में प्रकाश की चाल, दोनों के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं अपवर्तनांक। इसे म्यू से प्रस्तुत करते हैं, तो म्यू बराबर हो जाएगा C/B। ये आपका फॉर्मूला है, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे आपसे प्रश्न एक पूछूं कि प्रश्न आपका इस पे कैसे बनेगा, तो प्रश्न के लिए आपको क्या दिया जाएगा मैं भी लिख के बता रहा हूँ आपको। तब तक आप इधर वाला नोट कर लें, मैं इधर रफ कर देता हूँ, फिर हम लोग ये इस पे चलते हैं। ठीक है, नोट करिए इतना आप लोग, तब तक फोकस सेटअप करेंगे और फिर हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। एक पहले एक क्वेश्चन करवा देते हैं। क्वेश्चन से क्या है, वो टॉपिक कैसे यूज होना है ये आपको पता रहता है। तो प्रश्न आपका यह उदाहरण है, उदाहरण आपको दिया गया है जल में, या फिर हम मान लें कांच में। ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, या फिर आप प्रति सेकेंड कर लीजिए, मीटर प्रति सेकेंड है, तब जल का अपवर्तनांक बताइए।
आपसे पूछा गया है जल का अपवर्तनांक, ठीक है। तो जल का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। सी जो है, जो प्रकाश की निर्वात में चाल है वो हमेशा एक सी रहनी है, एक स्थिर है वो 3 × 10⁸ और अपॉन में कितना दिया गया है तो 2 × 10⁸, 10⁸ से 10⁸ निपट गया, ये आपका बचेगा 3/2। यहाँ से जो हमारा अपवर्तनांक है वो कितना हो जाएगा, वो आपका 3/2 यानी कि 1/5 1.5 हो जाएगा, ठीक है। ये इतना आप नोट करिए। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला क्या है आपका जो नियम है, नियम कौन से हैं, फोकस मैं फिर से सेटअप करूंगा, इससे थोड़ा अच्छा रहता है। पहला जो नियम है वो आपका क्या कहता है, वही है जो आपने प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा था। तो अब है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश का जो अपवर्तन होगा उसके 2 नियम हमें पढ़ने हैं और ये आपका इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछा गया है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। पहला नियम जो है दोनों में कॉमन रहता है, दोनों में उभयनिष्ठ है। पहला क्या है, जो आपके ये तीनों होते हैं, पहली कौन सी किरण थी, आपतित किरण, तो आपतित किरण और अभिलंब। अभिलंब जो मान लो ये कोई आपका सरफेस है यानी कि पृष्ठ है, इससे जो 90 डिग्री का कोण बना है उसे हम लोग बोलते हैं अभिलंब। तो आपतित किरण अभिलंब एवं, या फिर आप लिख सकते हैं तथा। परावर्तित की जगह यहां पे क्या हो जाएगी, अपवर्तित। अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। ये तीनों कहां होंगे, तो ये तीनों एक ही तल में होंगे। अब मैं थोड़ा इधर रफ करके इधर दूसरा वाला लिख दूंगा क्योंकि वहां नीचे आ नहीं पाएगा, और आएगा भी तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो मैं रफ कर रहा हूं ये वीडियो थोड़ी आप बढ़ा सकते हैं, इसमें आपका ही फायदा रहेगा, टाइम थोड़ा आपका बच जाएगा। दूसरा नियम क्या हो जाएगा, दूसरा नियम क्या है, फोकस देखना पड़ता है, बार बार सेटअप भी करना पड़ता है। चलो, तो दूसरा नियम क्या है, जो अनुपात है किसका, जो आपका आपतन कोण है, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन, साइन कॉस टेन आपने पढ़ा होगा, त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन का अनुपात, अनुपात एक कांस्टेंट यानी कि एक स्थिरांक होता है। अनुपात क्या होगा, एक स्थिरांक होगा, तो एक स्थिरांक होता है यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। जो साइन ज्या होती है इसी को शॉर्ट फॉर्म में साइन साइन लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा साइन कॉस टेन, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। तो बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा आपका स्थिरांक, और इस स्थिरांक की जो मान है वो क्या होता है, इसे ही हम स्नेल्स लॉ कहते हैं, इसे स्नेल्स लॉ भी, स्नेल का नियम भी कहते हैं। कुछ लोग इसे स्नेल भी बोलेंगे लेकिन आपको स्नेल ही बोलना है, नियम भी कहते हैं। ये आपका स्नेल का नियम भी है, और इसे थोड़ा सा आगे और बढ़ाएंगे, लेकिन अब की बार हम रफ करेंगे, ये सारा कुछ रफ कर लेंगे। अब मानो एक का, हर किसी का जितने भी माध्यम हैं उन सब का क्या होगा, उन सभी माध्यम का अपना एक अपवर्तनांक होता है। मैंने मान लिया जो ऊपर वाला विरल माध्यम था, उस विरल माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है, ये पहला माध्यम है तो μ1 मान लिया, ठीक है। ये आपतित किरण है, ये आपतन कोण है, और ये प्रकाश की किरण को ऐसा जाना चाहिए था लेकिन ये इधर जा रही है, क्यों, क्योंकि किरण जा रही है विरल से सघन में। जब भी विरल से सघन में जाती है तो वो इस अभिलंब की तरफ झुक के जाती है, ये कोण r हो गया। अब अगर इसका मेरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपका अपवर्तनांक, अगर इसका अपवर्तनांक μ2 है तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर μ2 अपॉन μ1, ठीक है।
जिसमें किरण आपतित होती है। ये किरण यहाँ पे आपतित हो रही है, विरल माध्यम में हो रही है, इसका अपवर्तनांक μ1 है, तो इसको नीचे रखेंगे। जिसमें हमारी किरण, जैसे हम इधर से जा रहे हैं तो जो पहले हमारा पढ़ रहा होगा उसको किधर रखेंगे, उसको नीचे रखेंगे। अगर आप ऐसे ना लिखें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिया sin i, तो i वाले में कौन सा पढ़ रहा है, μ1 इंटू μ1 कर दिया बराबर sin r इंटू क्या कर दिया हमने, μ2 कर दिया। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। ये आपका क्या है, स्नेल्स लॉ है। इसे हम क्या लिखेंगे, इसे लिख देंगे 1μ2। 1μ2 का मतलब क्या है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और किसके, पहले माध्यम के सापेक्ष। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। नीचे वाला हो सकता है दिख ना रहा हो, मैं अभी फोकस सेटअप कर दूंगा जिससे कि आप ये सारा कुछ देख सकें। क्या पढ़ेंगे इसे, 1μ2 का मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे वाले का अपवर्तनांक। नीचे तक का दिखाई दे रहा, सारा कुछ क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। आप नोट कर लें इतना, इसके बाद में चलेंगे हम लोग अगले नियम की तरफ। चलिए, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे दो फॉर्मूलों की। एक आपका क्या है कि अगर मान लो हम लोगों ने स्नेल्स लॉ पढ़ लिया, अब अगर इसका उल्टा करना है तो एक आपका महत्वपूर्ण सूत्र क्या है, महत्वपूर्ण सूत्र हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था, 1μ2। 1μ2 का मतलब था पहले वाले के सापेक्ष दूसरे वाले का अपवर्तनांक। ठीक है, पहले वाले माध्यम के सापेक्ष, यानी इसका मतलब था μ2/μ1। क्या पढ़ेंगे इसे, दूसरे का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष, या फिर हम कह सकते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। अब अगर यही आपसे कह दिया जाए कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो इसे आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है। तो क्या हो जाएगा, अब लिखेंगे पहले इसको, हमें निकालना है किसका, जल का निकालना है, तो हमने W ले लिया, म्यू ले लिया, किसके सापेक्ष, G के। अब जो सापेक्ष होता है उसे कहाँ, किसके सापेक्ष, एक के सापेक्ष था, एक नीचे चला गया, तो यहाँ पे G के सापेक्ष है, यानी कि म्यू G जो है वो आपका नीचे चला जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, म्यू W। अब जरूरी नहीं है जो आपको जल का, यानी वाटर, जल, ग्लास, कांच, अगर इन दोनों का जो अपवर्तनांक दिया है वो अकेले दे दिया जाए। हो सकता है जल का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष यानी हवा के सापेक्ष दे दे, जो आपका ग्लास है, कांच है, इसका भी हवा के सापेक्ष दे दे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों में क्या लगा देंगे, हवा। हवा लग गई इनको, तो ये A म्यू W हो जाएगा, A म्यू G हो जाएगा। ये है आपका एक सूत्र। ठीक है, समझ गए आप लोग। इसे हमने किससे निकाला, इसकी मदद से निकाला। ये हमारा क्या था, ये हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था हम लोगों ने स्नेल्स का लॉ। इस पे एक सवाल आता है, सवाल क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, आपसे कहा जाएगा, आपको जल का अपवर्तनांक दे दिया जाएगा हवा के सापेक्ष। उदाहरण मैं करवाता हूं, ठीक है, उदाहरण में आपको कैसा दिया जाएगा, जल का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है तथा कांच का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक 3/2 है। यदि ऐसा है तब आपसे पूछ लेगा कि जल का ग्लास यानी कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आप तुरंत ये फॉर्मूला रखेंगे, वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे, ये आपका 9/8 यानी 9/8 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इधर अब हम लोग बात करेंगे लेंस की। मैं पहले फोकस सेटअप करूंगा, फिर चलूंगा लेंस पे, LENS, लेंस। चलिए, तो लेंस क्या है, लेंस आपका एक समांगी पदार्थ होता है और कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, जिसके आर पार का देखा जा सके। तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे, यह एक समांग, मतलब एक ही विलयन का बना होगा, एक ही प्रकार के पदार्थ का समांग पारदर्शी माध्यम है।
जो दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक गोलीय पृष्ठ या वक्र पृष्ठ, कैसा भी आप मान लेते हैं, गोलीय पृष्ठ मान सकते हैं, पृष्ठ तथा समतल पृष्ठ से बना होता है। समतल समझते होंगे आप लोग, प्लेन होता है तो समतल पृष्ठ से घिरा हुआ क्या कहलाएगा? लेंस कहलाएगा। मुख्यतः लेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं, लेकिन आगे जाके इनको 6 प्रकार में पढ़ना है हमें। सबसे पहला है आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का मतलब इसे इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है उत्तल लेंस? मैं मार्कर चेंज कर लूं तो उत्तल लेंस ऐसा लेंस होता है, इसका सबसे पहले आप बनावट इसकी देख लें। इस तरह की बनावट होती है। इसको एकदम ऐसे बनाना, ये नहीं आप तुरैया, कुछ बच्चे इसको तुरैया, लौकिया, करेला, मतलब जो भी घर की सब्जी उन्हें समझ में आती है वैसे उल्टी सीधी छाप देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अब देखो उत्तल लेंस क्या है। उत्तल लेंस क्या है? एक ऐसा लेंस जो किनारों पे, जो किनारे हैं उन पे कैसा है, किनारों पे पतला है और बीच में मोटा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ऐसा लेंस जो किनारों पर पतला, किनारों पर कैसा हो, पतला हो और बीच में मोटा हो। बीच में कैसा हो? बीच में मोटा हो, उत्तल लेंस कहलाता है। अब अगर इसके प्रकार की बात करें तो एक तो यही आपका हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं द्वियुत्तल लेंस। या तो ये आपका द्वियुत्तल लेंस होगा या फिर अभय उत्तल लेंस। द्वियुत्तल या फिर उभय उत्तल लेंस, यानी कि बाई कॉन्वेक्स लेंस या फिर डबल कॉन्वेक्स लेंस। अगला आपका हो जाएगा, इसमें कॉन्वेक्स होगा लेकिन प्लेन लगेगा, तो प्लेन होता है आपका समतल और बाद में लगा है उत्तल, तो ये आपका हो जाएगा समतलोत्तल। अगला आपका हो जाएगा, इसमें आपका पहले लगा होगा, ये वाला आपका है अवतल लेंस और पीछे लगा है उत्तल, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अवतलोत्तल। अवतल और उत्तल मिलके बन जाएंगे अवतलोत्तल। ठीक है, ये आपका अवतलोत्तल। ये 3 प्रकार के लेंस हो गए जो कि कॉन्वेक्स से बनते हैं। अब इसके बाद में इधर मैं रफ करके बताऊंगा अगले वालों को, नोट करते रहिए आप, तब तक मैं इधर का रफ कर लूं। मेरी स्पीड अगर आपको कम लगे, आप अपनी स्पीड YouTube के 3 डॉट्स राइट कॉर्नर पे जो है उन पे क्लिक करके इंक्रीज कर सकते हैं। प्लेबैक स्पीड जो है वहां पे 1.25, 1.5, अगर और कम लग रही है तो आप 1.75 कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से बनाई है जैसे कि आपको क्लासरूम की फीलिंग आए और आप आराम से नोट कर सकें। चलिए, तो अगले वाले प्रकार की अगर हम बात करें, अगला वाला आपका प्रकार है दूसरा वाला अवतल लेंस। क्या होता है अवतल लेंस? अवतल लेंस आपका वो लेंस होता है जो आपका, पिछला वाला क्या था, किनारों पे पतला था, ये वाला किनारों पे कैसा होगा, मोटा होगा और बीच में पतला होगा। अवतल को बोलते हैं कॉनकेव लेंस। ऐसा लेंस जो किनारों पर मोटा, मार्कर ये सही नहीं चल रहा, मार्कर चेंज करना, तथा बीच में, मिडल में कैसा होता है, बीच में पतला, अवतल लेंस कहलाता है। ऐसा लेंस जो किनारों पे मोटा हो और बीच में कैसा हो, पतला हो, अवतल लेंस कहलाता है। अगर हम प्रकार की बात करें तो सबसे पहला यही वाला रहता है, इसको आप कह सकते हैं अभय, ठीक है, अभय अवतल, ये आप या फिर द्विअवतल भी कह सकते हैं। ये आपका द्विअवतल है, अवतल का आपका छूट गया था, तो ये द्विअवतल है। दूसरे वाले की बात करें तो एक तो आपका कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स यानी कि
उत्तल होगा और फिर उसके बाद में लगा होगा अवतल। तो ये उत्तल लगा है, बाद में लगा देंगे अवतल, तो ये आपका हो जाएगा उत्तलोत्तल। उत्तलोत्तल यानी कि उत्तल और अवतल। अगले में हम समतल और उसके साथ में क्या हो जाएगा, समतल के साथ में अवतल, तो समतलोत्तल। इतना आप नोट करिए, इस बार मैं रफ करके आगे चलेंगे। उत्तलोत्तल नहीं उत्तलावतल होगा, यहाँ पे गलती होगी थोड़ी सी, क्योंकि आ ई संधि विच्छेद आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे वो नहीं बनेगा, ऊ होता तब वो बनता। ठीक है, नोट करिए, इतना रफ करके चलेंगे आगे की तरफ, इतना नोट कर लीजिए आप लोग तब तक। चलिए, तो इसके बाद में हम लोग बात करने जा रहे हैं लेंस से संबंधित परिभाषाओं की। लेंस से संबंधित परिभाषाएं कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा कि लेंस जब आपका बनता है तो उसमें कैसे बनता है। एक आपका गोलीय ये हो गया और एक आपका गोलीय पृष्ठ ये हो गया। ठीक है, तो उधर वाला गोलीय पृष्ठ है, इसका कोई वक्रता केंद्र होगा, हमने मान लिया इधर वाले का C2 है, और जो इधर वाला गोलीय पृष्ठ है इसका वक्रता केंद्र कितना है, इसका वक्रता केंद्र है C2। अब जब वक्रता केंद्र है, सॉरी इसका C1 हो जाएगा, जब वक्रता केंद्र है तो इनका एक फोकस भी होगा, एक फोकस इसका हो जाएगा, एक फोकस इसका हो जाएगा। ठीक है, दो फोकस हो गए, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। अब एक एक करके इनकी बात करते हैं, मैं यहाँ से लिखूंगा परिभाषाएं, ये केवल आपको समझाने के लिए था कि इस तरह से हमने दो गोलीय पृष्ठ लिए ऐसे करके यूं इस फॉर्म में, और ये कुछ ज्यादा दूर हो गया इनका वक्रता केंद्र, तो इस तरह से यहाँ पे वक्रता केंद्र हो जाएगा और फोकस थोड़ा सा इधर हो जाएगा F1। ठीक है, तो अब इनको परिभाषित करना है, ये आपको बनाना नहीं था, केवल समझाने के लिए था। जो सबसे पहला है वो क्या है, वो पहले वहां पे हम लोग पढ़ रहे थे दर्पण का ध्रुव, मुख्य अक्ष वहां पे भी था, यहाँ पे भी है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, हमें पता है लेंस आपका गोलीय पृष्ठ से मिलकर बना है, दो गोलीय पृष्ठ हैं, ये इतना पोर्शन हमारे पास रहता है, ये वाला हिस्सा जो है यही हमारा क्या है, ये हमारा है, हम बात कर रहे हैं उत्तल लेंस की, तो ये उत्तल लेंस है, इतना पोर्शन हमने ले लिया, इधर वाला फेंक दिया, हमारे काम का नहीं, इधर वाला फेंक दिया। यहाँ पे एक बिंदु होगा प्रकाशिक केंद्र, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र, और ये जो लाइन है, जो ऋजु रेखा आपको दिख रही है, सीधी रेखा, ये आपकी मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष को कैसे परिभाषित करेंगे, दर्पण याद आ रहा है, जो गोलीय पृष्ठ है उनके वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा तथा जो प्रकाशिक केंद्र से होके जाए उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। तो वह ऋजु रेखा, ऋजु बोले तो सीधी रेखा, ठीक है, वह ऋजु रेखा जो गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों, यानी दोनों वक्रता केंद्रों तथा प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरे, प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। अगले की अगर हम बात करें तो अगला आपका क्या है, अगला है आपका प्रकाशिक केंद्र, दूसरा नंबर है आपका प्रकाशिक केंद्र का। क्या होता है प्रकाशिक केंद्र, तो प्रकाशिक केंद्र आपका मध्य बिंदु है। ये जो आपका लेंस दिख रहा है, इस लेंस का जो मध्य बिंदु है वो क्या है, वो आपका है प्रकाशिक केंद्र। और इस प्रकाशिक केंद्र से जो भी आपकी प्रकाश की किरण जाती है, वो प्रकाश की किरण क्या कर जाती है, वो अपवर्तन के बाद आपतित किरण जो है उसके समांतर चली जाती है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका ऐसा बिंदु है जिससे जो प्रकाश की किरण गुजरेगी वो आपकी अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर चली जाएगी। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप इसको इजी भी करके लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि यह दर्पण का मुख्य बिंदु या मध्य बिंदु होता है। तो सॉरी, दर्पण नहीं बोलेंगे, लेंस का, तो यह लेंस का मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु होता है।
और इसके साथ ही साथ हम क्या लिखेंगे, होता है इससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण, क्या होगा प्रकाश की किरण के साथ, तो इससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण के समांतर हो जाती है, या फिर आप कह सकते हैं अपवर्तन के बाद। कब होगी, तो अपवर्तन के बाद आपतित किरण के समांतर हो जाती है। जो आपकी आपतित किरण होगी उसके कैसी हो जाएगी, उसके समांतर। तो आपतित किरण के समांतर हो जाती है। समांतर मतलब पैरेलल, कुछ इस तरह से, एक ये जा रही है एक ये जा रही है, तो समांतर हो जाती है। मैं आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। क्या लिखा है मैंने, प्रकाशिक केंद्र इसे O से दर्शाते हैं। क्या होता है, ये लेंस का मध्य बिंदु है। साथ ही साथ जो इससे लाइन जाएगी या इससे जो प्रकाश की किरण जाएगी वो आपकी आपतित किरण के समांतर हो जाती है। इतना नोट करिए। इसके बाद में मुझे रफ करना पड़ेगा, उसके बाद में हम लोग चल सकेंगे आगे की तरफ। नीचे का शायद फोकस नहीं था तो फिर से मैंने किया है, आप एक बार फिर से नोट कर लें। नोट कर लीजिए आप लोग, तब तक मैं ऊपर वाला रफ करता हूं, और रफ करने के बाद चलेंगे हम लोग अगले टॉपिक की तरफ जो है आपका फोकस। ठीक है, तो फोकस में बहुत सारी बुक्स हैं, हर किताब में अलग अलग दिया गया है, लेकिन मैं जो आपको परिभाषा बताऊंगा वो फोकस की परिभाषा सबसे अलग है। देखो इधर मैंने जो बता दिया, ये वाला पहला फोकस होता है, उधर वाला दूसरा फोकस होता है। अब आपको हर किसी में अलग अलग नहीं बताना है, दूसरा फोकस पहला फोकस, दोनों ही ये बराबर होंगे। जो आपको पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में है, दोनों आपके बराबर होंगे। आप फर्स्ट फोकस, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस का ये तमाशा बंद करके आप सीधे क्या मान के चलेंगे, ये पहला फोकस। और अगर आपने जो दर्पण है, दर्पण सही से पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा R बराबर 2F होता है। और R कहां तक की दूरी थी, जो R था वक्रता त्रिज्या, ये R क्या है, ये वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या कहां तक की दूरी थी, वक्रता केंद्र की, तो वक्रता केंद्र मतलब वहां तक की दूरी वक्रता त्रिज्या किसके बराबर थी, 2F के। तो यहां तक की जो दूरी हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, ये आपकी 2F1 के बराबर हो जाएगी, और इधर वाली जो है वो आपकी 2F2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से यहां तक ये आपका हो जाएगा 2F2, और इसे प्रदर्शित भी करते हैं 2F2 से। तो आप अब C1 C2 को भूल जाएंगे। क्या मैंने जो बताया है वहां तक फोकस है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप C1 C2 को भूल जाएंगे, आप ध्यान रखेंगे 2F1 को और 2F2 को। ये सारा कुछ रफ हो गया। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, 2F1 और 2F2 आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसको हमने किसकी जगह पे लिखा है, इसको हमने लिखा है वक्रता केंद्र की जगह पे। इसको लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पे वक्रता केंद्र की बात नहीं करेंगे, ये आपका हिडन रहेगा, छिपा हुआ रहेगा। वहां पे हम क्या 2F क्यों, क्योंकि वक्रता केंद्र तक की दूरी आपकी R होती है, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं जिसको, जो 2F के बराबर होती है। तो जहां पे भी वक्रता केंद्र दिखेगा उसकी जगह पे हम 2F बोलेंगे और 2F ही रखेंगे। नोट करिए इतना। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं फोकस की कुछ परिभाषाओं के बारे में। हालांकि मैं जब भी पढ़ाता हूं मैं ये प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस वाला झंझट खत्म कर देता हूं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को आपत्ति ना हो, इसलिए मैं उनकी जो बुक है या फिर जो एनसीईआरटी में कंफ्यूजन के लिए दिया गया है उसे मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। देखो समझिए, यहाँ पे प्रथम फोकस की अगर हम बात अगर हम बात करें उत्तल लेंस के प्रथम फोकस की, तो उत्तल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है, प्रथम फोकस इसमें आपको लिखना खुद है, मैं नहीं लिख पाऊंगा, मैं बस बोल दूंगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए। क्या है उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाती हैं। क्या लिखना है आपको, प्रथम फोकस, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस मुख्य अक्ष पे स्थित वह निश्चित बिंदु है जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाती हैं। यहां पे आते हैं दूसरे। फिर अगला है आपका अवतल लेंस का प्रथम फोकस, अवतल लेंस का प्रथम फोकस। तो अवतल लेंस के प्रथम फोकस में पहले तो आप डायग्राम देखिए,
क्या है, जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं वो अपवर्तन के पश्चात इस बिंदु से होकर, या ऐसा लगता है इस बिंदु से आ रही हो या इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। उसी बिंदु को हम लोग बोलते हैं अवतल लेंस का प्रथम फोकस। कैसे परिभाषित करेंगे इसको, तो अवतल लेंस का प्रथम फोकस मुख्य अक्ष पे स्थित वह बिंदु है जिससे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। क्या समझ में आया कि जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें हैं या मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो उसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। समझ गए आप लोग, फिर से लिख लीजिए अगर बाय चांस छूट गया हो। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग फोकस को एडजस्ट करके चलेंगे अगले की तरफ, और अगला है आपका द्वितीय फोकस। तो पहले हमारा कॉन्वेक्स दिख रहा है, ये कॉन्वेक्स है, किनारों पतला है, बीच में मोटा है। तो कैसे परिभाषित करेंगे इसको, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें या प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। अगर आपसे कभी पूछ ले फोकस तल क्या होता है, तो इस बिंदु से या फोकस बिंदु से पास होने वाले तल को हम क्या बोलते हैं, ये आपका क्या है, फोकस तल, ठीक है, फोकस तल बोलते हैं इसे, फोकल प्लेन। यहां पे इसमें क्या लिखना था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं द्वितीय फोकस। यहां अब ये किसका द्वितीय फोकस है, तो ऊपर वाला आपका द्वितीय फोकस था कॉन्वेक्स का, यानी कि उत्तल का, नीचे वाला है अवतल का। ये आपका उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, ठीक है। सेकंड प्रिंसिपल फोकस या द्वितीय मुख्य फोकस किसका, तो ऊपर वाला है कॉन्वेक्स का यानी कि उत्तल का, नीचे वाला है अवतल का। द्वितीय फोकस कैसे परिभाषित करेंगे, वह बिंदु जिसकी तरफ केंद्रित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं उसे द्वितीय फोकस कहते हैं, किसका, उत्तल लेंस का, ठीक है। कैसे परिभाषित करेंगे, यह मुख्य अक्ष पे स्थित वह बिंदु है जिसकी तरफ चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, इसे हम लोग द्वितीय फोकस कहते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए, मैं रफ करके चलता हूं अगले टॉपिक की तरफ। आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा, लिखने में भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अगली हेडिंग है आपकी लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी लेंस जो है उनसे प्रतिबिंब कैसे बनेंगे। तो हेडिंग है लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। बिंब मतलब वस्तु होता है और प्रतिबिंब का मतलब इमेज होता है, तो प्रतिबिंब का बनना। सबसे पहले मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद है, कारगर है, और उसके बाद में हम लोग चलेंगे आगे की तरफ। तो एक्स्ट्रा में क्या है, पहले आपको एक लेंस बना लेना है और लेंस की जो पोजीशन है, स्थितियां हैं कौन कौन सी है, तो ये तो आपका है प्रकाशित केंद्र, इधर आपका द्वितीय फोकस f2, इधर आपका 2f2 हो जाएगा, और यहाँ कहीं पे है आपका f1 और इधर है आपका 2f1, ठीक है। अब उसमें क्या था, अगर हम बात करें दर्पण की, तो दर्पण में आपका यहाँ पे C1 होता था, C का चक्कर था, और C2 कुछ नहीं था, इसमें दो है, ठीक है। तो आपको मैं पहले पूरा पुराना केस याद दिलाना चाहूंगा, ये एक्स्ट्रा है। उसके बाद में इधर कहीं पे आपका होगा अनंत, तो इधर अनंत है। ऊपर इस साइड हम रखेंगे वस्तु को जितना हम उधर ले जाएंगे उतनी ही जो आपकी प्रतिबिंब है, ठीक है, वो प्रतिबिंब यानी कि इमेज दूर जाएगी, प्रतिबिंब जो है वो उतना ही दूर जाएगा जितना हम वस्तु या फिर हम कह सकते हैं बिंब को इस लेंस के पास में लाएंगे। तो सबसे पहले हम रखेंगे अनंत पे। जब वस्तु अनंत पे है तो उसकी जो इमेज है यानी जो उसका प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा,
वो बनेगा इस पोजीशन पे, फोकस पे। दूसरे में जब अनंत और 2f1 के बीच में, या फिर हम इसको पोजीशन को बोल सकते हैं 2f1 से परे है, ठीक है। जब ये आपका 2f1 से परे है तो इस केस में कहां पे बनेगा, इस केस में बनेगा f2 और 2f2 के बीच में। जो आपका प्रतिबिंब है वो यहां बनेगा। जितना हम इधर बढ़ते चलेंगे तीसरी पोजीशन पे, जब हम 2f1 पे होंगे, आपका प्रतिबिंब 2f2 पे बनेगा। अब यहाँ पे जो प्रतिबिंब है वो बहुत छोटा, वस्तु यहाँ पे रखी है अनंत पे बहुत बड़ी है, प्रतिबिंब बहुत छोटा सा बनेगा, पिद्दी सा। आगे बढ़े, थोड़ा सा प्रतिबिंब और बढ़ गया हमारा। फिर यहाँ पे जब पहुंचेंगे तीसरी पोजीशन पे तो प्रतिबिंब हमारा बराबर हो जाएगा, जितनी वस्तु बड़ी होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। फिर जब हम चौथी पोजीशन पे पहुंचेंगे, चौथी स्थिति पे, यानी कि f1 और 2f1 के बीच में, तो इस समय जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो आपका यहाँ कहीं बनेगा, किसके, 2f2 के परे, 2f2 से परे, यानी 2f2 के बाद में, ठीक है। तो ये बड़ा हो जाएगा। जब हम पांचवी कंडीशन पे, पोजीशन पे पहुंचेंगे, जब हम कहां पहुंचेंगे, फोकस पे, f1 पे, तो ये हमारा कहां बनेगा जाके, पांचवें पे बनेगा जाके अनंत पे। प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। मैं फोकस चेक कर लूं एक बार, सारा कुछ दिख रहा है तो मैं, चलो दिख रहा होगा, ठीक है। फिर ये सारे कुछ हो गए। अब मैं इसी की बना दूंगा एक टेबल मतलब एक सारणी। तो सारणी में नीचे बनाऊंगा फोकस सेटअप करके। पहले हम देखते हैं हमारा बिंब कहाँ पे, यानी वस्तु कहाँ पे रखी है। फिर जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भैया आपका। और प्रतिबिंब के बाद में इस वस्तु जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका आकार कैसा है और उसकी प्रकृति कैसी है। प्रकृति वास्तविक है, उल्टा है, या फिर आपका आभासी है। तो पहले में ये आपका सीरियल नंबर है, क्रमांक है, ठीक है, क्रमांक है। तो पहले में हम कहाँ रख रहे हैं, सबसे पहले हम रख रहे हैं अनंत पे। तो अनंत को आप इस तरह W बना देंगे, ये अनंत है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो ये आपका बन रहा है f2 पर, ठीक है, अनंत पर। इंफिनिटी का मतलब अनंत है, चाहे आप अनंत लिख लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अनंत पर f2 पर आकार कैसा होगा, आकार होगा बिंदु मात्र। जो इमेज बनेगी वो आपकी बिंदु आकार की बनेगी, बहुत छोटी होगी। और इसके साथ ही यहाँ प्रकृति कैसी होगी, तो ये आपका उल्टा बनेगा और वास्तविक होगा, या फिर वास्तविक उल्टा कह सकते हैं। इधर दूसरे में हम कहाँ पे रख रहे हैं, 2f से परे, या फिर हम कह सकते हैं 2f1 से परे, या फिर हम कह सकते हैं अनंत और 2f1 के बीच में। तो 2f1 से परे ये कहां बनेगा, ये बनेगा f2 और 2f2 के बीच में। तो f2 और किसके बीच में, 2f2 के बीच। कैसा होगा, छोटा होगा, बिंदु आकार नहीं होगा, थोड़ा बड़ा होगा, यानी पहले वाले से बड़ा होगा लेकिन रहेगा छोटा ही। ये आपका उल्टा भी होगा, वास्तविक भी होगा। तीसरे केस की बात करते हैं। तीसरे वाले में हम कहां पे रख रहे हैं, तो 2f1 पे, ऑब्जेक्ट है 2f1 पे। इमेज कहां बनेगी, जो आपका प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा, 2f2 पर बनेगा। और कैसा होगा, यहाँ पे आपका ये बराबर होगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा और उल्टा वास्तविक रहेगा। फिर यहाँ पे चौथा एक और आ जाएगा। फोर्थ केस क्या हो जाएगा, चौथे वाले में हम कहां पे रखेंगे, थोड़ा सा तिरछा हो गया है तो इस वजह से मैनेज नहीं हो पा रहा है। चौथे में हम लोग रख रहे हैं 2f1 के बीच में और f1 के बीच में, ठीक है। जब इनके बीच में रखेंगे तो वो कहां बनेगा, वो आपका बन जाएगा 2f2 से परे। ये जो केस है वो एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। और ये कैसा होगा, यहाँ पे आपका जो साइज है प्रतिबिंब का वो बड़ा हो जाएगा और वास्तविक उल्टा रहेगा। दो और बच रहे हैं, तो मैं ऊपर वालों को रफ करके ही दोनों को लपेट देता हूं। ये नीचे आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। दो ही तो केस बचे हैं। चलो थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं और आपको यहीं नीचे समझा देते हैं। चलिए फोकस वहीं पे कर लें, फोकस तो वहीं पे है। चलो तो अगला जो पांचवा केस है, यहाँ पे आप f1 लिख लें जिससे कि आपको असुविधा ना हो। तो पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवे में हम कहाँ पे रख रहे हैं, f1 पे। तो बिंब यानी कि वस्तु है आपकी f1 पे, और ये कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा अनंत पे। अनंत पर बनेगा, कैसा होगा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। जो आकार है वो बहुत बड़ा होगा। और ये भी कैसा होगा, वास्तविक तथा उल्टा। छठा केस जो है, जब हम इन दोनों के बीच में रखेंगे, प्रकाशीय केंद्र और इसके बीच में, यहाँ कहीं पे, तो इस बार क्या है, O और F1 के बीच, O और F1 के बीच।
इसका आकार किधर बन जाएगा, तो जिधर वस्तु रखी है तो बिंब की तरफ, जिधर बिंब है उधर ही बन जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, बड़ा रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये ऐसा इंपॉर्टेंट केस है, सबसे अलग केस यही है, ये जो केस है ये सबसे अलग है। और यहाँ पे कैसा होगा, तो यहाँ पे होगा आभासी होगा और साथ ही साथ सीधा होगा। जो आपका प्रतिबिंब है वो आभासी एवं सीधा होता है। ये अकेला स्पेशल केस है, इंपॉर्टेंट भी है, यही अकेला इकलौता ऐसा होनहार केस है। बाकी सब केस में कैसा बनता है, जो इमेज है वो आपकी उल्टी बनती है, और वास्तविक इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें सीधा और आभासी बनता है। इतना आप नोट करिए, इसको रफ करके चलते हैं आगे अगले टॉपिक की तरफ, आगे की तरफ। फिर हम इस बार जो आरेख बना के यानी कि इनके डायग्राम बना के सीखेंगे कैसे ये 6 केस होते हैं। हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो भी तक हमने समझा, आपने कितने केस समझे, 6 केस समझे, तो इन सबको हम लोग उत्तल लेंस के लिए अप्लाई करेंगे, लागू करेंगे, एक एक करके सबका करेंगे, ठीक है। तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। छह केस पढ़े, 6 के 6 को यहाँ छाप देना। पहला, जब वस्तु कहां पे हो, तो जब वस्तु अनंत पे हो, अनंत पर हो, वस्तु को अनंत पे रखना है। ये आपका कॉन्वेक्स है, ठीक है। कॉन्वेक्स ऐसा बनाना है कि ये बेचारा विकलांग ना हो जाए। कई बार टेढ़ा करेला कद्दू बना देते हैं, मेरा थोड़ा तब भी तिरछा है, आप अपना सीधा रखिएगा। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक केंद्र है। ये जो मीनिंग नाम दिए जाते हैं वो आपके इंग्लिश से लिए जाते हैं, हिंदी में हम इनको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र है। इधर आपका एक F1 है, इधर आपका F2 है, F2 इधर है आपका F1। इसके बाद में वस्तु आपकी अनंत पर रखी है, तो जो प्रकाश की किरणें आएंगी वो आपकी एक हमने मान लिया इस तरह से आ रही है फोकस से। अब जो फोकस से आएंगी वो आपकी कैसी, वो यहाँ से जाने के बाद हो जाएंगी समांतर, इस तरह से ये चली जाएगी, ठीक है। जो भी फोकस से इस फोकस से होकर जाती है वो दर्पण से, दर्पण बहुत याद रहता है, लेंस से अपवर्तन के बाद समांतर हो जाती है मुख्य अक्ष के। दूसरी आपकी जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से यानी कि प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र से ये जैसी जा रही होती है, ये कुछ थोड़ा सा तिरछा है, आप इस चीज का बहुत ध्यान रखें। अगर जरा सा भी तिरछा हुआ तो आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो गड़बड़ करेगी, और उसके साथ ही आपका प्रतिबिंब एग्जैक्ट जगह पे जहां पे उसके बनना चाहिए था वहां पे नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पैरेलल करना है एक दूसरे के, मैं पैरेलल ले जा रहा हूँ इसको, ये पैरेलल जा रही है, और जो यहाँ से जाती है वो आपकी सीधी चली जाती है, तो ये आपकी कुछ इस तरह से चली जाएगी। अब जहाँ पे ये कट करेगी वहां पे आपका क्या हो जाएगा, वहीं पे आपका बन जाएगा इमेज, यहीं पे आपकी इमेज बन जाएगी। तो आप अपने हिसाब से जब भी बनाए, थोड़ा सा ये तिरछी हो गई है इस वजह से ये इमेज दूर बनी है, वरना ये एग्जैक्ट बनती, तो मैंने इसको क्या कर दिया, फोकस कर दिया, ठीक है। ये F2 पे इमेज बन रही है। अब 3 बिंदु लिखने हैं हमें कोई, जहां पहला क्या है, जो प्रतिबिंब है वो कहां बन रहा है, तो प्रतिबिंब F2 पर, और ये कैसा होगा, आभासी होगा या फिर वास्तविक होगा, तो ये वास्तविक होगा क्योंकि दूसरी साइड बन रहा है। तो लेंस में अगर दूसरी साइड बनता है वास्तविक होता है, वास्तविक होगा, और साथ ही साथ कैसा होगा, उल्टा। और कैसा होगा, बिंदु आकार का होगा, बिंदु आकार का या फिर बहुत छोटा। दूसरा, जब वस्तु हमारी कहाँ रखी है, तो जब हम वस्तु को रखेंगे इधर आपका 2F1 होगा और इधर कहीं आपका अनंत होगा, इधर भी आगे आपका 2F2 होगा, लेकिन जितनों की जरूरत है हम उतने से काम चला रहे हैं। वैसे भी हम लोग बहुत मतलबी लोग हैं, जितने की जरूरत है उतने से काम चलाएंगे। तो जब वस्तु 2F1 से परे हो, परे का मतलब है बाद में हो, या फिर आप कह सकते हैं अनंत और किसके बीच में हो, यहाँ कहीं ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखी थी, अनंत पे, तो अनंत और 2F1 के बीच में हो, या इस तरह से भी आप लिख सकते हो, दोनों सही है। मैं फोकस चेक कर लूँ क्योंकि इसका बड़ा योगदान रहता है फोकस का, इसके बिना सारी कहानी बेकार हो जाती है। चलो, तो परे हो। अब मुझे क्या करना है, इसको बनाना है डायग्राम को। तो इस तरह से कुछ पोजीशन है हमारी। अब
ये आपका ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र है। यहाँ पे आपका F1 है, यहाँ कहीं पे आपका 2F1 है, इधर आपका F2 है और यहाँ कहीं पे होगा आपका 2F2। ठीक है, तो जो वस्तु है या जो बिंब है वो आपका यहाँ कहीं रखा है, किसके बीच में, तो ये आपका है 2F से परे यानी 2F2 के बाद, 2F1 के बाद में इधर से एक प्रकाश की किरण जाएगी जो समांतर जाएगी इस तरह से, और जो समांतर आ रही होती है वो किससे जाती है, वो आपकी फोकस से होकर जाती है, अभी बताया था फोकस, और द्वितीय फोकस से होकर जाती है। थोड़ी सी तिरछी हो गई, इतने में कहानी गड़बड़ हो गई। चलो इसको थोड़ा सा सीधा कर देते हैं। तो यहाँ ये आपकी किस बिंदु से होके जा रही है, F2 से होके जा रही है। अब एक आपकी जो जाएगी वो या तो हम इस फोकस से ले जाएं, फोकस से ले जाएंगे तो यहाँ फोकस से जाने के बाद पैरेलल हो जाएगी, एक आप इस बिंदु से भेज देते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले ये जो बिंदु है आपका, इस बिंदु से ही मैं भेजूंगा, तो ये इस तरह से जाएगी। स्केल का क्या रहता है कि एकदम इमेज जो है, जो आपका प्रतिबिंब है, लाइन सही ड्रॉ होती है, इस वजह से आपका प्रतिबिंब एकदम सीधा सही बनेगा। अब इसे थोड़ा सा सीधा कर देंगे तो ये यहाँ कहीं पे कट करेगी, जहाँ पे काटेगी वहीं पे इमेज बन जाएगी और इधर आपका हो जाएगा 2F2। तो वस्तु आपकी कहाँ रखी है, वस्तु आपकी रखी है, ये प्रकाश की किरण सीधी जा रही है इस तरह से, आप देख रहे हो बहुत अच्छा बन गया स्केल की मदद से। ये आपका क्या है, ये वस्तु रखी है या फिर आपका बिंब है, बिंब या वस्तु एक ही बात है, और ये बन रहा है आपका प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, F2 और 2F2 के बीच में। हमें हर किसी में 3 बिंदु लिखने हैं। पहला बिंदु कहाँ पे क्या होगा कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब आपका बनता है प्रतिबिंब F2 एवं 2F2 के बीच, F2 और 2F2 के बीच बनेगा। कैसा होगा, ये आपका हो जाएगा वास्तविक, क्योंकि दूसरी तरफ बन रहा है तो ये आपका वास्तविक हो जाएगा, और वास्तविक है तो आपका उल्टा भी होगा। वास्तविक उल्टा के अलावा एक तीसरा बिंदु और बचता है, कैसा होगा, तो ये आपका देखो बिंब बड़ा है और प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, तो ये आपका छोटा हो जाएगा। आकार में कैसा होगा, आकार में छोटा होगा। नोट करिए आप लोग, फिर हम चलें अगले की तरफ। अगला है आपका तीसरा वाला, धीरे धीरे एक एक करके चलेंगे। उधर थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं इधर के लिए। हाँ, तो तीसरा केस क्या है, तीसरा केस है आपका जब वस्तु कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं बिंब, और ये कहाँ पे रखा होगा, तो ये आपका रखा होगा 2F1 पर, 2F1 पर स्थित हो या 2F1 पर हो। वीडियो चल भी रही है, नहीं पता लगा चल ना रही हो, चल रही है। चलो, कई बार ऐसा हुआ कि मैं पूरी वीडियो शूट करता रहा, लास्ट में जब मैंने देखा तो पता चला कुछ था ही नहीं वहां पे, लेकिन ऐसा नहीं होगा आज। तो इस बार हम देख रहे हैं 2F2 पे है, ये इस तरह से मैंने लेंस बना लिया। लेंस बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस तो खैर आप लोग करते होंगे, अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आगे काम कैसे चलेगा। इधर आपका F1 है और इधर आपका है F2, ठीक है, इसको रफ कर दें, इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं, हटाओ। चलो, अब यहाँ पे है आपका 2F1, मैंने मान लिया 2F1 है, यहाँ पे आपकी रखी है ये वस्तु, ये कुछ ज्यादा ही ऊंची हो गई, ठीक है, इतनी लंबी नहीं सही। तो यहाँ कहीं पे वस्तु रखी है, ये प्रकाश की किरण जा रही है, ये भी ज्यादा ऊंचे जा रही है, पता नहीं क्यों हाथ ही नहीं चल रही नीचे, चलो ऊपर ही पहुंच रहे हैं। तो ये प्रकाश की किरण जा रही है, और जो समांतर प्रकाश की किरण होती है मुख्य अक्ष के, वो आपकी कहाँ से होके जाती है, तो वो आपकी हमेशा होके जाती है द्वितीय फोकस से। फिर इसके बाद में एक हम फिर से इससे पास करवाएंगे, तो इससे जो पास करके जाएगी कुछ इस तरह से जाएगी। अब ये यहाँ पे कट कर रही है, जहां पे ये कट करेगी वहीं पे आपका हो जाएगा दूसरा फोकस, या फिर हम कह सकते हैं 2F2, और ये 2F2 पे ही कट करती है इधर, बल्कि थोड़ा अगर हम इसको चाहते तो और इधर कम एडजस्ट हो जाता। फिलहाल अब जहां पे है ये आपका सही है। आप इसको स्केल से बनाइएगा, पेंसिल से बनाइएगा, एग्जैक्ट बनेगा। स्केल की मदद से डायग्राम बहुत सही बनता है, अच्छा बनता है। देख लीजिए, नोट कर लीजिए इतना,
और इसके बाद में चलेंगे हम लोग इसके फीचर्स के बारे में। तो मैं थोड़ा सा पहले रफ कर दूं जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो इसमें 3 बिंदु लिखने हैं। पहला क्या है आपका, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब बन रहा है 2f2 पे। 2f2 पे आकार कैसा होगा, ये बराबर होगा। मेरा थोड़ा सा कमजोर है बेचारा, लेकिन आप जब सही से बनाएंगे तो बिल्कुल बराबर बनेगा। आकार बराबर होगा, कैसा होगा, वास्तविक होगा, और वास्तविक होने के साथ साथ उल्टा भी होगा। बड़ी गर्मी है, चलो समझ रहे हैं आप लोग। इसके बाद में चौथे की बात करते हैं। चौथे पे हम कहां पे रखेंगे, ये आपका लेंस है और ये आपका f1 मान लिया, ये आपका 2f1 है, ठीक है। और 2f1 और f1 के बीच में यहां कहीं पे रखी है आपकी वस्तु, या फिर हम कह सकते हैं ये थोड़ा सा तिरछा है, आप सही बनाइएगा इसको। चलो, तो ये फोकस से होके जाएगी, ये आपका फोकस है f2। दूसरी आपकी कहां से जाएगी, तो ये आपकी प्रकाशिक केंद्र यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी, यहां कहीं से। यहाँ पे थोड़ा सा लोचा है। लोचा क्या है, लोचा ये है कि दोनों के जो फोकस बने हैं उनमें कुछ इक्वलिटी नहीं है, और मैंने टॉपिक का नाम भी नहीं डाला कि अगला केस आपका कौन सा है। तो जब वस्तु कहां पर हो, जब वस्तु 2f1, यहाँ पे 2 कैसे लिख दिया, 2f1 होगा, 2f1 और f1 के बीच में हो, या फिर बीच में स्थित हो। तो इस तरह से जब तक आप, एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि जो यहां से मान लो f1 यहाँ पे, f2 यहाँ पे है, तो इधर वाला f1 जो है वो भी आपका इक्वल होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो दूसरा वाला यानी कि f2 है उसकी भी डिस्टेंस जो है वो आपकी इक्वल होनी चाहिए। तो इधर मैंने मान लिया 2f2 है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी है, ये इस तरह से जा रहा है, जा रही है वेव, रे ऑफ लाइट। अब ये जाएगी किससे, तो ये आपकी जाएगी फोकस से। दोनों में इक्वलिटी होगी इक्वलिटी। चलो, इसको फोकस से भेज देते हैं। दूसरी वाली आपकी कुछ इस तरह से जाएगी। डायग्राम फिर से थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, वो सिर्फ उसकी वजह, जो मेन रीजन है, वो रीजन क्या है, रीजन है उसका तिरछा होना। जो आपका लेंस है वो थोड़ा सा तिरछा है। अब ये इस तरह से जाएगी, ये कुछ यहाँ कहीं पे कट कर रही है, ठीक है, बल्कि और थोड़ा दूर ही कट करती। तो ये जहां पे भी कट करेगी वो आपकी किसके बाद कट करेगी, यहाँ पे आपका f2 है, तो यहाँ कहीं आपका 2f2 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है यहाँ इतनी इक्वल होनी चाहिए, तभी आपका डायग्राम अच्छा बन पाएगा। अब यहाँ पे ये 2f के बाद बन रही है। तो अगर हम बात करें इमेज कहाँ बन रही है, तो जो प्रतिबिंब है आपका, प्रतिबिंब आपका बनेगा 2f2 से परे, 2f2 से परे यानी उसके बाद में। और उसके बाद में इसका आकार कैसा होगा, तो आकार ये आपका बड़ा होता है। और अगले की अगर हम बात करें तीसरे बिंदु की, तो तीसरा बिंदु आपका ये क्या होगा, वास्तविक होगा, और वास्तविक होने के साथ साथ ये आपका कैसा होता है, ये होता है उल्टा, ठीक है। इतना आप नोट करिए, और नोट करने के साथ साथ हम लोग चलेंगे। अब पहले मैं इधर वाला रफ कर देता हूँ, फिर हम अगले वाले को करते हैं। चलिए, अगला केस है आपका 5वां केस। और अगर हम 5वें की बात करें तो 5वें में वस्तु आपकी कहां पे रखी है, तो वस्तु रखी है फोकस पे। तो जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, या फिर हम कह सकते हैं f1 पर स्थित हो, और अगर ये वाला केस आपको दिखे, तो सीधी सी बात है, वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो आपका कहाँ मिलेगा जाके हमें, अनंत पे। तो यहाँ कहीं पे ये आपका फोकस है, इस पे रखी है वस्तु, और जो इससे पैरेलल लाइन जाएंगी वो आपकी कहां से जाएंगी, तो ये आपकी दूसरे वाले फोकस से होकर जाएंगी, और एक आपकी जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से, यानी कि आपके जो आपका प्रकाशिक केंद्र है, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। तो ये आपका f2 हो जाएगा, और इधर ये आपकी सीधी चली जाएंगी। ऐसा मान लेंगे कि ये अनंत पे कहीं जाके मिल जाती हैं। तो जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब आपका बनता है अनंत पर। हरि अनंत हरि कथा अनंता। चलो, इसके बाद में क्या है,
ये तो हो गया अनंत, प्रतिबिंब हमारा हो गया। फिर वही रहेगा, कहानी अब भी वही चल रही है, वास्तविक भी होगा और वास्तविक होने के साथ कैसा होगा, तो ये आपका उल्टा होगा और क्या, और बड़ा। जो इमेज का आकार है वो आपका इस बार कैसा बनता है, तो ये आपका बनेगा बड़ा। चलिए एक छठा केस और है जो कि आपका स्पेशल केस है और इसीलिए मैं स्पेशल कलर से इसको लिख भी रहा हूं। देखो ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अब इस कॉन्वेक्स लेंस की जो पोजीशन है ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। अब अगर इसको देखा जाए तो यहाँ कहीं पे आपका फोकस F1 होगा, इसके बीच में ये क्या रखा है, इसके बीच में ये आपकी वस्तु रखी है, वस्तु रखी है। इसके अगर प्रतिबिंब की बात करें तो ये पहले तो पैरेलल लाइन है, ये समांतर लाइन जो है वो फोकस से होकर जाती है। फिर दूसरी वाली आपकी जाएगी किससे, ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि ये क्या है आपका ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र से जो भी होके जाती है वो सीधी चली जाती है। अब अगर ऐसा लगेगा कि ये पीछे किसी पॉइंट पे मिल रही हो, मैं ऊपर वाले को रफ कर दूं जिससे कि आपको बहुत अच्छे से ये सारा कुछ क्लियर हो जाए। तो ये ऐसे कुछ इधर कहीं ऐसे जा रही होगी, ये आपकी कहीं ऐसे जा रही होगी, थोड़ी सी तिरछी हो गई, आप इसको सही कर लेंगे। तो ये दोनों जहाँ पे कट करेगी, मान लो यहाँ पे कट कर रही, इधर ही आपकी बन जाएगी इमेज, और ये इमेज यानी प्रतिबिंब बन जाएगा। ये प्रतिबिंब उसी साइड में बनता है, इसलिए आपका कैसा होता है, तो ये आपका होता है आभासी और सीधा। देखो जैसी वस्तु रखी है, अगर इसको सही से हम देखें तो जैसी हमारी वस्तु रखी है वैसी क्या है, वैसी उसकी बन रही है इमेज यानी प्रतिबिंब। इसको डॉटेड लाइन से बनाते हैं इस तरह से, ये बिंदु वाली रेखा से, क्योंकि ये एक्चुअल में नहीं होता है, ऐसे ऐसे बना दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो प्रतिबिंब किधर बनेगा, बिंब की तरफ, बिंब की तरफ, या फिर लेंस के उसी ओर प्रतिबिंब बनता है जिस ओर बिंब रखा है या फिर वस्तु रखी है। अगले की बात कर लेते हैं, चल रही है वीडियो, बस यही चेक करना होता है, बिंब की तरफ या जिस ओर आपका। दूसरा ये कैसा होगा, तो ये आपका स्पेशल केस है, आभासी होगा और आभासी के साथ में ये सीधा होता है और कैसा होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को नोट करना है। इसके बाद में हम लोग चलेंगे अगले वाले की तरफ, और अगला वाला आपका क्या है, अगला वाला है कॉनकेव, यानी कि जो आपका अवतल दर्पण है उससे इमेज कैसे बनेगी। ये आपका लास्ट केस था, छठा केस। इसमें क्या लिखना था, जब वस्तु F1 तथा ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखी हो। तो इसे आप बना लेंगे। और अब हम चल रहे हैं इससे, तो आपका अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना अवतल लेंस से कैसे बनेगा। सबसे पहले इसमें दो ही केस होते हैं। पहला केस क्या है, जब वस्तु हमारी अनंत पे रखी हो। अब अगर वस्तु अनंत पे रखी है तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अवतल, और वस्तु अनंत पे है, प्रकाश की किरण कुछ इस तरह से आएंगे अनंत पे। अब अगर ये आ रही है तो ये फिर आने के बाद क्या करेंगी, ये तो आपकी सीधी चली जाएंगी, तो ये चली गई सीधी इस तरह से। अब इमेज कहाँ बन रही होगी, तो इमेज आपकी बनेगी हमेशा कहाँ पे, फोकस पे। ये आपका प्रतिबिंब बन गया F1 पे, ठीक। पहला केस था जब वस्तु कहाँ रखी हो, वस्तु या बिंब अनंत पर हो, अनंत पर हो, ठीक है, अनंत पे हो गई। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब आपका बनेगा F1 पर, फोकस पर। कैसा होगा, छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, और इसके साथ कैसा होगा, तो ये आभासी होगा, ठीक है, आभासी, और आभासी के साथ साथ में ये आपका सीधा रहता है, ठीक है, बिंदु मात्र प्रतिबिंब बनेगा। दूसरे केस की बात करें, इसमें दो ही केस हैं। तो मान लो ये आपके पास अवतल लेंस है, ठीक है, अवतल है, ये मान लिया अवतल है, ये इसका इधर फर्स्ट फोकस, प्रथम फोकस, और इधर आपका द्वितीय फोकस हो गया। अब अगर वस्तु कहीं भी रखी हो, ये आपका प्रकाशिक केंद्र और अनंत, इधर अनंत है, इनके बीच में कहीं भी वस्तु रखी, मान लिया मैंने वस्तु यहाँ पे रख दी, ठीक है, तो इससे एक प्रकाश की किरण जाएगी, थोड़ी ज्यादा ऊंची हो गई, ये प्रकाश की किरण गई, ये प्रकाश की किरण जो जाती है वो आपकी चली जाएगी कुछ इस तरह से, लेकिन क्या लगेगा कि ये पीछे किसी बिंदु से आ रही है, इसे फोकस कहते हैं। दूसरी वाली आपकी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी जहां पे ये दोनों कट करती हैं एक दूसरे को,
ऑप्टिकल सेंटर समझते हो कि प्रकाशिक केंद्र से जहां पे कट कर रहे हैं, इधर आपकी क्या है, इधर आपका बिंब रखा है यानी कि वस्तु रखी है, इधर आपका बन रहा है यहाँ पे छुटका सा कतई इत्तु सा रत्ती भर का प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो हमेशा बनेगा O और F के बीच में। प्रतिबिंब O और F के बीच में बनता है जब वस्तु कहाँ रखी हो, तो जब वस्तु अनंत एवं अनंत और किसके बीच में हो, अनंत तथा ये आपका क्या है, प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो। तो अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच, यहाँ कहीं भी आप रख सकते थे, आप फ्री हैं। तो प्रकाशिक केंद्र के बीच हो, बीच कहीं भी हो तो कहाँ बनेगी, और के बीच में। कैसी बनती है सदा, तो ये आभासी रहेगी और आभासी के साथ साथ में सीधी रहेगी, आभासी और सीधी बनती है। जो प्रतिबिंब है वो आभासी सीधा बनता है, इमेज आभासी सीधी। और अगली बात क्या है, कैसी होगी, तो ये आपकी सदैव रहेगी छोटी, इतना नोट करिए। फिर बात आती है आपके लेंस के फॉर्मूले की। तो लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, लेंस का फॉर्मूला या लेंस का सूत्र, तो ये आपका होता है 1/f 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। क्या है, f जो है, f की अगर हम बात करें तो f है आपकी फोकल लेंथ, यानी कि इसका मतलब होता है फोकस दूरी। f है आपका फोकस दूरी। और जो b है ये जो प्रकाशिक, सभी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से ली जाती हैं। तो b है प्रकाशिक केंद्र से आपकी दूरी, किसकी दूरी। चलिए, एक लड़ाई हो गई थी, इसकी वजह से मुझे जाना पड़ गया था, लेकिन फिर से हम लोग वापस आ गए। तो v क्या है, v है आपकी प्रकाशिक केंद्र से, जो प्रकाशिक केंद्र है आपका यानी कि ऑप्टिकल सेंटर, उस प्रकाशिक केंद्र से जो आपका प्रतिबिंब बन रहा होगा, उस प्रतिबिंब तक की दूरी। तो प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, v से करते हैं। और अगली बात आती है u की। तो u क्या है आपका, ये है आपका प्रकाशिक केंद्र से जितनी भी दूरियां हैं वो सभी प्रकाशिक केंद्र से ली जाती हैं। तो ये है प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी या वस्तु की दूरी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला जो आता है वो आता है आपका लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस या लेंस क्षमता, लेंस की क्षमता, कुछ भी आप समझ सकते हैं। तो लेंस की क्षमता क्या है, कोई भी लेंस कितना अभिसारी है या अपसारी है। तो लेंस क्षमता या लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या है, किसी भी लेंस के किरणों को अपसारित या अभिसारित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता बोलते हैं। या कोई भी लेंस किरणों को, प्रकाश की किरणों को कितना मोड़ सकता है, यह उसकी लेंस की क्षमता पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। जितनी ज्यादा लेंस की क्षमता होगी उतना ही ज्यादा वो किरणों को मुख्य अक्ष से दूर या मुख्य अक्ष की तरफ मोड़ सकेगा। तो लेंस की क्षमता P से प्रदर्शित करते हैं, P = 1/f होता है, या फिर हम कह सकते हैं यह फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, जबकि फोकस दूरी मीटर में हो। इसके अगर हम बात करें मात्रक की तो क्या होता है, तो वो होता है डायोप्टर। इसका मात्रक डायोप्टर होता है, D से प्रदर्शित करते हैं। लेंस की क्षमता, अगर ये आपका P+ का है, इसका मतलब ये आपका कौन सा है, P पॉजिटिव है, और एक बार हो सकता है P आपका निगेटिव हो। तो P अगर आपका पॉजिटिव है यानी कि धनात्मक है, तो इसका मतलब है जो हमारा लेंस है वो कौन सा होगा, तो लेंस आपका होगा अभिसारी लेंस, या फिर हम कह सकते हैं इसको कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कहने का मतलब है उत्तल दर्पण, ठीक है, सॉरी उत्तल लेंस होगा। और अगर यही आपका निगेटिव है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस अभिसारी और अपसारी, एक जो है वो आपका दूर भेज देता है और एक आपका एक पॉइंट पे आपतित करता है, नोट कर लीजिए। इसके बाद जो चिन्हों की परिपाटी है वो मैंने अभी पीछे बताई थी, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ चिन्हों की परिपाटी क्या होती है। पहले मैं इसको रफ करूंगा, फिर मैं बताऊंगा आपको चिन्हों की परिपाटी। देखो, हम इस बार चिन्हों की परिपाटी दूसरे तरीके से समझेंगे। तो अगर आपका उत्तल है
यानी कि उत्तल लेंस है तो उसके लिए क्या होंगे चिन्ह, और अवतल है तो उसके लिए क्या होंगे। इसके लिए u आपका ऋणात्मक होगा, इसके लिए भी u ऋणात्मक होगा। b उत्तल के लिए आपका धनात्मक भी हो सकता है। धनात्मक कब होगा, धनात्मक जब होगा जब इमेज प्रतिबिंब आपका आभासी हो, ठीक है। और ये आपका ऋणात्मक कब होगा, तो ऋणात्मक आपका कब होगा, ये आपका तब होगा, सॉरी बी आपका धनात्मक होगा, इसका मतलब है वास्तविक बनेगा। बी धनात्मक का कहने का मतलब है ये वास्तविक होगा, और बी ऋणात्मक है यानी कि ये आपका आभासी होगा। और जो फोकस है वो आपका कैसा होता है, तो फोकस फोकल लेंथ जो है यानी कि क्या होता है, ये आपका फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी ये आपकी धनात्मक होती है। इधर आपका बी भी ऋणात्मक होगा, और जो आपका एफ है ये भी ऋणात्मक ही होगा, नेगेटिव ही होगा। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस के ये चिन्हों की परिपाटी थी। और जो मैग्निफिकेशन है यानी कि आवर्धन क्षमता है वो आपकी दर्पण की तरह ही होती है। और अगर हम बात करें कई सारी चीजें इसमें जो है वो दर्पण की तरह मिलती हैं। इसमें जो एक क्वेश्चन करना है, जो न्यूमेरिकल करना है, बस फॉर्मूला बदलेगा 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, ये आपका लेंस का फॉर्मूला है। इसी से रिलेटेड सारे प्रश्न आपसे हो जाएंगे। इसके बाद मैं अगली वीडियो जो बनाऊंगा वो बनाऊंगा सारे टॉपिक्स पे, मतलब सारे टॉपिक के न्यूमेरिकल पे, साथ ही साथ एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं, जितनी भी प्रश्नावली है वो सब, और जो बोर्ड में आए हुए बोर्ड में आते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवाऊंगा। तब तक बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, ताकि मुझे एक प्रकार का मोटिवेशन मिलता रहे।